जी, किसी को कोई सवाल पूछना हो, कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था फ्लो चार्ट्स के हवाले से। ओके, सिंस कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट दी इफ स्टेटमेंट। सो इफ जो है वो आम जुबान के लफ्ज इफ से ही निकला है। इफ से हमारा मतलब होता है अगर। अब बात यह है कि जब भी हम किसी मशीन को कोई काम कहते हैं तो उसमें अगर मगर कुछ नहीं होता। हमने मशीन को कहना ये करो तो उसने करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इफ की बात करते हैं मशीन लैंग्वेज में, उसका क्या मतलब है? हम तो चाहते हैं कि कंप्यूटर को जो हम कहें वो कर दे, उसमें वो सवाल ना पूछे कि अगर। सो व्हाट डज दिस इफ स्टेटमेंट मीन्स? इफ स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटर को थोड़ी सी आज़ादी देती है कि कंप्यूटर खुद कोई फैसला कर सके, और उस फैसले में जब फैसला करने की कुव्वत हमने कंप्यूटर को देनी है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर की बेसिस पर फैसला कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये, अगर ऐसा है तो वो। if is a keyword in C++ language. if statement is decision making statement. so ये जो statement है ये फैसला करने वाली, डिसीजन करने वाली स्टेटमेंट होती है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था गालबन मंडे को कि हमारे पास हिस्से होते हैं कंट्रोल सीक्वेंस के। पहला होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन, तीसरा होता है गालबन क्या था, सिलेक्शन, और तीसरा था सिलेक्शन, और उसके बाद था हमारे पास हाँ जी। सो पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है रिपीटिशन, और चौथा है फंक्शन कॉल। सो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि हमने सीक्वेंस ही आज तक पढ़ा है, सिलेक्शन और रिपीटिशन और फंक्शन कॉल हमने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहली बात जो है वो हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इफ स्टेटमेंट है। सो ये जो इफ स्टेटमेंट हम आज पढ़ रहे हैं ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। It is used to execute or skip a statement or set of statements by checking a condition. if statement क्या करती है, या तो कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को स्किप करवा देती है, मतलब उनको खारिज करवा देती है, उनको रन नहीं करती प्रोग्राम में, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। जाहिर सी बात है कोई खास शर्त फॉलो करते हो, ठीक है। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो जो कंडीशन है वो एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन दी जाती है, जैसा कि ये हमारे पास सारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे हमारे पास
रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तो इनमें से सारे जो है वो हमारे पास है ये चीजें, ठीक है। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, या किसी के बराबर है या किसी के बराबर नहीं है। इस तरह से हम कंप्यूटर को अगर की बात समझाएंगे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो वो कंडीशन हम लिख देंगे, अगर तो वो दुरुस्त होगी। द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अगर तो दुरुस्त होगी तो उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उनको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम इफ लिखते हैं, आई एफ इफ, और उसके साथ ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लिख देते हैं। तो कंडीशन के बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि अगर सेमी कॉलन हम लगा दें तो इसका मतलब है कि हमारी इफ कमांड जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। लेकिन इफ कमांड सिर्फ रिलेशनल एक्सप्रेशन के बाद नहीं खत्म होती, हमने कंप्यूटर को ये भी बताना है कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है, ठीक है। सो इसके बाद जो हम यहाँ पर कंडीशन दरमियान में लिखते हैं, उसमें हम कंप्यूटर को बताते हैं कि अगर ऐसा हो तो करना क्या है, वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। सो इसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखने के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते, हम एंटर कर देते हैं, नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। द अबव स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो फिर, अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी हो तो फिर हम इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इस तरह से। ये देखिए, इफ के बाद कंडीशन लिख ली और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लिख के उसके अंदर अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो वो सारी उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। सो इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है, हमारे पास इनपुट आती है, उसके आगे हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन अगर तो ट्रू हो तो कोई स्टेटमेंट रन होती है, फॉल्स हो तो कोई स्टेटमेंट रन नहीं होती, और हम अगले स्टेप में चले जाते हैं, ठीक है। Limitations of if statement. If statement is the simpler selection structure but it is very limited in its use. So if statement जो है वो है तो बहुत सिंपल सी, लेकिन उसको का यूज बहुत कम है। अक्सर औकात इफ स्टेटमेंट अकेली नहीं यूज की जाती, अक्सर औकात इफ एल्स स्टेटमेंट यूज की जाती है। सो क्योंकि इफ स्टेटमेंट बजाते खुद एक छोटी स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो, the statement or set of statements is executed if the condition is true. तो अगर तो ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स रन होती हैं, लेकिन अगर फॉल्स हो देन नथिंग हैपेंस। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अ यूजर में वांट टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। हम अक्सर औकात चाह रहे होते हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट कोई रन हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रन हो, एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट। जबकि अगर फॉल्स हो तो हम चाह रहे होते हैं कि कुछ और अपीयर हो, तो उसका जवाब इफ स्टेटमेंट नहीं देती। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाए तब तो इफ स्टेटमेंट कोई ना कोई जवाब देती है, लेकिन अगर फॉल्स हो जाए तो कोई जवाब नहीं देती। हम चाहते हैं अक्सर औकात के अगर फॉल्स हो तब भी कुछ ना कुछ हमारे पास आए, तो उसका जवाब जो है वो इफ स्टेटमेंट नहीं देती। ये इसका मसला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a program should display pass if student gets 40 or more marks, if students display fail if the student gets less than 40 marks. सो मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं मार्क्स एंटर कर दूं, अगर स्टूडेंट के 40 से लेस मार्क्स हो तो पास लिखा जाए, अगर कम मार्क्स 40 से ज़्यादा मार्क्स हो तो पास लिखा जाए, 40 से कम मार्क्स हो तो फेल लिखा जाए। लेकिन इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, 40 से ज़्यादा पे पास तो लिख देगी लेकिन 40 से कम पे फेल नहीं लिख पाएगी। सो दैट इज एन इशू, ठीक है। तो एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सिर्फ ये लिखा हो कि आप पास हो गए, ठीक है, लेकिन इसमें फेल वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चलो, डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, न्यू फाइल लिखते हैं, यहाँ पर हम अपना वो लिख देते हैं
दो हेडर फाइल्स लगा ली, नेम स्पेस यूज कर लेते हैं। ओके, मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं और मेन बॉडी आ जाते हैं। सो हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम डिस्प्ले कर सकें मार्क्स। सो जाहिर सी बात है, अगर हमें वो प्रोग्राम बनाना है तो फिर हमें मार्क्स इनपुट करवाने की ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं एक इंटीजर देता हूँ जिसमें हमारे पास मार्क्स हो, फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, एक इंटीजर हो गया ए जिसमें हमने मार्क्स एंटर करना है। ठीक है, सो उसके बाद मैं इसको इनपुट करवा दूंगा, सी इनपुट, सॉरी सी आउटपुट, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, अपने मार्क्स एंटर करें और यहाँ पर हम उसको सी इन करवा देंगे ए। एंटर योर मार्क्स, सी इनपुट इज ए। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास मार्क्स एंटर हो जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिस्प्ले करवाऊँ कि आप पास हो गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर स्टूडेंट को तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप पास हो गए। जाहिर सी बात है, जिसके मार्क्स 40% से ज़्यादा होंगे उसी को मैं कहूँगा कि आप पास हो गए। जिसके मार्क्स 40% से लेस होंगे उसको तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप पास हो गए। तो फिर मैं क्या करूँ? फिर मुझे यहाँ पर कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी जो डिसाइड करे कि किसको पास कहना है और किसको नहीं कहना। वो कंडीशन है इफ। ठीक है, इफ लिखा और साथ ब्रैकेट लिखी। इफ ए इज ग्रेटर देन 40, तो 40 मैंने नंबर लिखा है और 40 जो है वो मेरे पास है पासिंग मार्क्स। तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हो, मतलब 40 पे भी पास है ना, जाहिर सी बात है 40 वाला तो फेल नहीं है। 40 या 40 से ज्यादा हो तो वो बंदा पास है। तो मैं लिख देता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और मैंने जैसे कहा कि इसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगानी। सी आउट, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, यू सॉरी यू हैव पास्ड द एग्जाम। मुबारक हो, आप एग्जाम पास कर गए। और अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, सो लेट अस रन। सो सेव करना है इसको, इफ के नाम से सेव कर लेते हैं। रन हो गया, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। सो हम मार्क्स एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 41 एंड देन एंटर। कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड द एग्जाम। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे रन होगा? नहीं। अगर मैं दोबारा से इसको रन करूं और मार्क्स लिखूं 39 एंटर, कोई आउटपुट नहीं आया। जी बिलाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, अगर मार्क्स 40 से बिलो हो तो फिर क्या करेगा ये प्रोग्राम? हाँ, वही मैं करने लगा हूँ, दोबारा से रन करते हैं। प्रोग्राम में मैंने कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ ठीक है। रन दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक है, रन दोबारा से करते हैं और मार्क्स 40 से कम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 39। एंटर किया, कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, कोई आउटपुट यस। नहीं आया। इसका मतलब है कि पास होने का उसने जवाब नहीं दिया। और ये मसला है इफ स्टेटमेंट का, कि इफ स्टेटमेंट पूरी बात नहीं बताती। अगर तो कंडीशन ठीक हो फिर तो बात बता देती है, अगर कंडीशन गलत हो तो बात नहीं बताती। ये मसला है इफ स्टेटमेंट का। सो ओके सवाल ये सर। पैदा होता है कि हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसमें फेल का भी आए। अगर 40 से कम मार्क्स हो तो फिर कंप्यूटर मुझे ये भी बताएगा जी आप फेल हो गए। उसके लिए हम दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। वो खैर हम कल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसको सिर्फ आपको लगा के दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर तो
मार्क्स 40 से अबव हैं तो आप कर देंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशन आप पास हो गए। अगर कम हो उसके लिए मैं कहता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं बात करता हूँ एक आम अंदाज में। अगर आपके नंबर 40 से अबव हैं, 40 या 40 से अबव हैं तो आप फेस हैं, सॉरी आप पास हैं, अदरवाइज फेल है। ठीक है, मुझे दोबारा इफ लगा के ये बताने की जरूरत नहीं इफ ए इज लेस देन 40। ठीक है, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि अगर 40 या 40 से ज्यादा है तो आप पास हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो फेल। ठीक है, सो जब मैं नहीं तो बात करता हूं तो वो अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा कि नहीं तो का मतलब है कि 40 से कम है मार्क्स तो। ठीक है, सो दोबारा से अगर मुझे कंडीशन लिखनी है फेल के लिए तो फिर मैं ये नहीं लिखूंगा दोबारा से कि इफ लिख के वो करूं। ठीक है, जी नूर फातिमा करें सवाल। अच्छा, एक तो ये काम किया जा सकता है, दोबारा से मैं इफ स्टेटमेंट लिखूं और लिखूं कि ए इज लेस देन 40। अगर ए इज लेस देन 40 हो तो फिर मैं सी आउटपुट करवा दूं वी आर सॉरी यू डिड नॉट पास द एग्जाम। हम माजरत कहाँ हैं, आप एग्जाम पास नहीं कर पाए। तो चले, अब देखिए मैंने सी आउट दो चीजें करवाई हैं लेकिन मेरा कंप्यूटर रन एक ही चीज करेगा। मैं दोबारा करके देख लेता हूँ। ठीक है, मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 41 तो मेरे पास आउटपुट आई कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द एग्जाम। अब दोबारा से मैं करूंगा लेकिन रन करूंगा, लेकिन अब मैं मार्क्स लिखूंगा 39 तो आंसर आ गया वी आर सॉरी यू डिड नॉट पास द एग्जाम। तो देखिए दो सी आउट लिखे थे लेकिन कंप्यूटर ने उसमें से खुद डिसाइड किया कि आउटपुट कौन सा करना है। दोनों आउटपुट नहीं करवाए उसने, उसने कोई एक ही आउटपुट करवाया लेकिन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। अगर तो 40 या 40 से ज्यादा है तो यू पास द एग्जाम, अगर 40 से कम है तो यू डिड नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, अब सवाल ही पैदा होता है कि सर हाँ जी बताएं, पूछे। ये आपने बताया कि कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि हम पास हैं या फेल हैं, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने खुद दे दिया कंप्यूटर को, अपने एग्जैक्टली, मार्क्स भी बता। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। हम मशीन को डिसीजन मेकिंग करवा जरूर देते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग भी वो वाली करवाते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, मतलब मतलब मैं अपनी मर्जी से चाह रहा हूँ ना कि अगर 40 वालों को मैं पास करूं और 40 से कम वालों को मैं फेल करूं। ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर को तो सिर्फ वो जी डिस्प्ले करवाने को कहा है। सो कंप्यूटर ने डिसाइड तो किया कि दोनों में से मुझे प्रेजेंट क्या करना है, लेकिन उसकी मर्जी पूरी तरह आज़ाद नहीं थी, उसकी मर्जी मेरे ताबे थी। दिस इज व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मशीन्स। हम मशीन्स को कभी भी खुला छोड़ना नहीं चाहेंगे, हम मशीन्स को ये ज़रूर चाहेंगे कि वो मुश्किल कंडीशंस में खुद फैसला कर सके लेकिन वही फैसला करें जो हमारी मर्जी का हो। अब मतलब कंप्यूटर यहाँ पे खुद नहीं डिसाइड कर सकता कि किसी भी नंबर पे पास वाला मैसेज दे दे, किसी भी नंबर पे फेल वाला मैसेज दे दे। डिपेंडिंग अपॉन मेरी ओके। शर्त उसको माननी पड़ेगी। सो मैंने ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में करते क्या है कि हम कंप्यूटर को आज़ादी तो दे देते हैं लेकिन आज़ादी कुछ शर्तों पर देते हैं कि अगर ये शर्त मानोगे तो ये डिस्प्ले करवा सकते हो, अगर ये शर्त नहीं मानोगे तो ये डिस्प्ले नहीं करवा सकते। दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग इज, दिस इज कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। ओके, और यही इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ठीक है, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड। सो अब बात करने का तरीका ये है कि एक तो तरीका ये है कि मैं कहूँ कि जी अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो आप पास हैं, अगर आपके मार्क्स 40 से कम है तो आप फेल हैं। दूसरा तरीका बात करने का ये है कि अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो आप फेस हैं, सॉरी आप पास हैं, अदरवाइज फेल है। तो मुझे हर दफ़ा इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसका नेगेटिव ही देखना है ना। उसका तरीका होता है एल्स स्टेटमेंट। अगर 40 या 40 से ज़्यादा है तो आप पास हैं, अदरवाइज फेल है, तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट, और ये भी वही काम करती है। कंपाइल करते हैं, फिर से देखते हैं, मार्क्स आ गए 41, एंटर, पास हो गए। तो फिर से रन करते हैं, मार्क्स आ गए 39, एंटर, फेल हो गए।
सो दिस इज हाउ इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क्स। और इस वजह से इफ कमांड जो है वो बजाते खुद लिमिटेड कमांड समझी जाती है, इफ एल्स कमांड उससे ज़्यादा अच्छी कमांड लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा आप अगर मार्क्स लिखे पॉइंट्स में, तो फिर आपको यहाँ से इंटीजर के बजाय फ्लोट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप मार्क्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप लिखें 42.5। ठीक है, और यहाँ पे लिखें दोबारा से 39.9 में लिखें, फिर भी आप पास नहीं होंगे। व्हाट इट इज, क्योंकि कट ऑफ 40 ही है, 39.9 भी नहीं है, राउंड ऑफ अलाउड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जी अब थोड़ा सा मसला आया है। अगर मैं इसको इंटीजर ही लिखूं, इंटीजर ही लिखूं और फिर इसे कंपाइल करूं, चले अब रन करते हैं और अब 39.9 लिख के देखते हैं क्या आप भी पास हुए, नहीं हुए। अब मजे की बात ये है कि जब मैं आउटपुट पुट करवा रहा होता हूँ इंटीजर को, तब तो वो राउंड ऑफ कर देता है। हमने किया भी था, करके भी देखा था कि अगर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाऊं और उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर लिख दूं, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करवा देगा। लेकिन अब तो 39.9 राउंड ऑफ होकर 40 हो जाना चाहिए था, तो फिर तो पास हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि इफ स्टेटमेंट कट ऑफ को एग्जैक्टली देखती है, राउंडेड ऑफ नहीं देखती। कट ऑफ अगर हमने 40 लिखा है तो वो एग्जैक्टली 40 को देखेगी, 39.9 में नहीं एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज। ओके, सो ये हमारे पास इफ वाली कमांड। अब हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं आज के लिए। हाँ ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्लेज द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, सो मैं करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं, डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। हेडर फाइल लगा देते हैं, कॉनियो भी लगा देते हैं, नेम स्पेस यूज कर लेते हैं। सो अब हम इंटीजर्स लिख देते हैं कुछ, 3 वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, तो ए बी सी, और एक और वेरिएबल लिखेंगे जो कि उनके कंपैरिजन वाली को वैल्यू को किसी में स्टोर करवा सके। तो हमने उसको मैक्सिमम चेक करना है, तो उसको नाम ही मैक्स दे देते हैं। ठीक है, सो आप कर देंगे सी आउटपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए सी इन ए। तो दूसरी दफा हम कर देते हैं सी इन इज इक्वल टू बी, आउटपुट करवा देते हैं बी। फिर हम देखते हैं सी, 3 नंबर्स हमने इनपुट करवा ली। ठीक है, सो हम लिखते हैं पहले हम लिख देते हैं, अच्छा ये कमांड रन होगी। फिर मैं कहता हूँ कि जी मेरे मुताबिक फर्ज कर लिया कि ए जो था वो मैक्सिमम था। ठीक है, सो ए जो था वो मेरे पास मैक्सिमम था। सो नीचे मैं स्टेटमेंट लगाता हूँ इफ बी
इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर b ग्रेटर देन मैक्स हो देन मैक्स इज इक्वल्स टू b। तो मैंने कहा कि अगर b ग्रेटर देन मैक्स हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि मैक्स को अब a नहीं रहने देना, उसके बाद मैक्स b हो जाएगा। सिमिलरली इफ c is greater than max, then max is equals to c। तो ये हो गया। हमने कहा कि वैसे मैक्सिमम a है, अगर b उससे बड़ा हो तो फिर b मैक्सिमम है, अगर c उससे बड़ा हो तो फिर c मैक्सिमम है। यही हमने करना है। अगर तीनों में से कोई भी एक मैक्सिमम हो तो हम c आउटपुट करवा देंगे, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज मैक्स। दैट शुड बी इट। कंपाइल करके देखते हैं और इसको मैं कह देता हूँ इफ स्टेटमेंट। देयर यू गो, कोई एरर नहीं है। तो पहला नंबर लिखते हैं 25, दूसरा नंबर सॉरी ये क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट ठहर जाए मैं देखूं। क्लियर स्क्रीन जस्ट वन। वाइड लेट्स कंपाइल दिस। ओके चलें ठहर जाए, मैं उसी तरह देखता हूँ इसको, दोबारा से रन करके देखते हैं। जी माहम। सर प्रोग्राम का नेम चेंज कर दें, एरर नहीं आएगा। ओके ठीक है, प्रोग्राम का नेम चेंज कर देते हैं। फाइल सेव एज, इस स्टेटमेंट में इसको हम कह देते हैं ग्रेटर नंबर, ठीक है ग्रेटर। तो ग्रेटर आप चेंज करके देखते हैं। लेट्स ट्राई दिस 25 37 29, the greatest value is 37। अब ये देखें उसके पास 3 ऑप्शन थी लेकिन उसने खुद डिसाइड किया कि बड़ा कौन सा था। ऑब्वियसली फिर से डिपेंडिंग अपॉन आवर गिवन कंडीशन, सो दिस इज व्हाट इट डज। ठीक है, तो दिस इज इट। जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं कौन? नूर फातिमा और माहम ताहिर, जी पूछें। सर प्रोग्राम के नेम से एरर का क्या ताल्लुक हुआ? तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन दूसरे प्रोग्राम से भी कलेक्ट कर लेता है और फिर समझता है कि मुझे उसको भी कंपाइल करना है, तो फिर आपस में उनका कोड जो है वो मिक्सअप हो जाता है। सो बेसिकली आपने अगर देखा हो तो उसने मुझे इफ स्टेटमेंट की बजाय इफ जो पुराना प्रोग्राम बनाया था उसकी आउटपुट दे दी थी। जी ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट हैपेंस, क्योंकि वो हर सेव्ड प्रोग्राम को एज अ लाइब्रेरी करता है, समझता है हमारा डेव C++, डिपेंडिंग अपॉन के वो सारे एक ही फोल्डर में मौजूद हो। अगर आप फोल्डर डिफरेंट करते हैं तो फिर ये एरर नहीं आएगा। जी कोई और सवाल? चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, किसी को कोई सवाल हो तो आप कल को पूछ सकते हैं और मंडे तक आपने वो मुझे फ्लो चार्ट्स वाली असाइनमेंट सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।